Hello students, so today we are starting with the second chapter of political science, that is the electoral process. In this chapter we are going to study about the election process that have been taking place in India. Okay, so since India is a democratic country, election plays a quite important role in this democratic country. Okay, election are the way through which peace and silence can be maintained in this country. कैसे? क्योंकि with the help of election only we elect our own representatives. हमको कौन represent करेगा एंटायर स्टेट या तो एंटायर कंट्री में, वो कॉमन सिटीजन के हाथ में ही ये पावर रहता है. ओके, सो डेमोक्रेटिक का मीनिंग ही यही होता है कि हम कॉमन सिटीजन को आगे वाले स्टेप्स पे, मतलब स्टेट लेवल पे या यूनियन मतलब कंट्री लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन इस जनता की बात आगे तक पहुंचाएगा. ओके, सो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन सिटीजन की बात आगे तक पहुंचती है. ओके, सो इलेक्शन हेल्प क्वाइट रोल और प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग पीस इन द सोसाइटी. ओके, और इसी के जरिए विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन सिटीजन ओनली द कॉमन सिटीजन हैव अ पावर टू ईदर मेक एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रूल द एंटायर स्टेट और एंटायर कंट्री. कोई कॉमन सिटीजन के हाथ में होती है कि कौन सी पार्टी कब रूल करेगी, उनको सिलेक्ट करने का. ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन ओनली. सो व्हेन अ कॉमन सिटीजन इलेक्ट और रिप्रेजेंट समवन, ठीक है ना, जब भी वो किसी को चुनते हैं इलेक्शन के हेल्प से, तो वो चाहते हैं कि जो भी नेता हम चुने वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब अपना काम एकदम फटाफट होशियारी से, मतलब समझदारी से करना चाहिए. ओके, ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, जो भी हम लोग जिसको भी सिलेक्ट करें ट्रस्ट वर्दी रहे, हम लोग उस पर भरोसा कर सकते. अभी वो अलग क्वेश्चन है कि क्या वो आज के ज़माने में हमें वैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पर हमेशा जनता से हमेशा हम लोग को यही उम्मीद रहती है कि हम लोग जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको भी हम लोग वोट दे रहे हैं, वो एफिशिएंट, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. ओके, और ये कैसे होगा? ये सब कब होगा? व्हेन द इलेक्ट्रल प्रोसेस, द इलेक्शन जब फ्री होंगे, फेयर होंगे और रिलायबल होंगे. ठीक है ना, फेयर कि कुछ पार्शियलिटी, कुछ बायसनेस नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. फ्री, फेयर एंड रिलायबल, दैट द कॉमन सिटीजन शुड बी रिलायबल ऑन द प्रोसेस ऑफ दिस इलेक्शन कमिंग. सो टू एंश्योर दैट दिस इलेक्शन इज फ्री, फेयर एंड रिलायबल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड सेवरल प्रोविजन. ठीक है ना, और उसी के एक प्रोविजन है दैट दे हैड मेड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और यही इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर करती है द होल इलेक्शन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन इंडिया. ओके, so election commission runs over the entire nation, while the state election commission conduct all important election which will take place in entire state. Okay, so the entire process of election, मतलब इलेक्शन का डेट से लेके इलेक्शन का रिजल्ट तक बताना, ये सब डायरेक्ट कंट्रोल के किसके अंदर रहता है, किसके सुपरविजन में काम होता है? इलेक्शन कमीशन के काम के अंदर, सुपरविजन के अंडर होता है ये सब काम. ओके, सो इलेक्शन प्रोसेस इज इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. मतलब जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे भी होते हैं, वो डेमोक्रेसी से एकदम जुड़ा हुआ है. अगर तुम लोग डेमोक्रेसी का नाम ले रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम ले रहे हो और इलेक्शन का नाम ना लो, ऐसा होएगा नहीं. व्हेनेवर यू टेक द नेम, व्हेनेवर यू utter the name of democracy, the word election is connected to it. Okay, so in this chapter we are going to study about the structure, function and the role of election commission, how it plays an important role in the conducting the election in the nation. Okay, we will also discuss the reforms which have taken place in this process of election in the country. Okay, so let's talk about the election commission. Okay, so whenever you talk about the election in that is taking place in India, the most important component of election is the election commission of India. Okay, so as per the article 324, so there are several different articles which gives several different provisions. ठीक है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल डेवलप किए गए हैं. सो वन ऑफ दोज इज आर्टिकल 324 विच गिव्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स ऑटोनोमस बॉडी, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर कमिश्नर है, और उसी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एक चीफ कमीशन है, 2 इलेक्शन कमीशन है. ये था स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन. एंड दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और इस जो भी चीफ कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको कोई भी अपने पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकता, कोई भी विदाउट एनी इंपॉर्टेंट रीजंस के बगैर. ठीक है ना, कुछ ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि उसको अपने पोजीशन से रिमूव करना है. तो ऐसी कोई भी भलता रीजन से रिमूव नहीं कर सकते. सो सुकु कुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, और आज के प्रेजेंट जो हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम है सुनील अरोरा. ओके, ही इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर.
ओके, सो इसके साथ ही है जो भी इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस है वो भी सेपरेट ही बनाए गए हैं, मतलब किसी से रिलेटेड नहीं, उनका अलग से एक पूरा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि हम लोग ने अभी भी देखा आर्टिकल 324 एक पूरा अलग प्रोविजन ही है इलेक्शन कमीशन के लिए। ओके, और इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई काम नहीं करता, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टाफ फॉर देम, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स है, उन लोग ही इलेक्शन कमीशन मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन के काम करते हैं। अगर आप लोगों ने भी सुना होगा, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन जब भी गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं आपके स्कूलों में वोट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके स्कूल में जब वोट पढ़ते हैं तो आपके ही टीचर्स लोग, स्कूल के प्रिंसिपल्स लोग ये काम करते हैं उनके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ओके, कभी अगली बार हो गए इलेक्शन तो ध्यान देना इस बात पर। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कैसे वो फंक्शन करते हैं डिफरेंट अपने फंक्शंस को। ओके, सो द फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। सो एवरी सिटीजन इन द कंट्री हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 और इज अबाउ 18 हैज़ अ राइट टू वोट इन द कंट्री, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी 18 प्लस हो जाते हैं उनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करना रहता है, एंड वंस दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ उनके पास रहता है राइट टू वोट, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करते हैं तभी इलेक्शन कमीशन के पास लिस्ट आता है कौन कौन एलिजिबल वोटर्स है, मतलब कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। ओके, दे हैव टू अपडेट देयर एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट, मतलब किसी किसी का नाम चेंज हुआ रहेगा, किसी ने एड्रेस चेंज किया रहेगा, तो ये सब चीज़ को इलेक्शन कमीशन को अपडेट करना रहता है। एंड दे ऑल्सो हैव टू इंक्लूड द नेम ऑफ द न्यू वोटर्स, जिसने अभी अभी नया नया रजिस्ट्रेशन करवाया है वोटर्स लिस्ट में, तो उनके नाम भी उनको इंक्लूड करना रहता है। तो दिस ऑल फंक्शन is the duty of election commission. So election commission has the authority to issue the identity cards to the new voter. Okay, so second point is about deciding the timetable of the and program of election, मतलब इलेक्शन कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब फंक्शन भी होता है इलेक्शन कमीशन का। सो द डेट ऑफ conducting the election either in the state or in the country is depended entirely on the election commission. उन लोग को बहुत कुछ डेट्स देखने भी रहते हैं कि किसी और चीज़ से मैच तो नहीं हो रहा है कब करने के इलेक्शन, एंड द स्टेजेस इन विच दिस इलेक्शन इज टू बी डन वो भी उन लोग के ऊपर ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने सुना होगा तो इस बार का यानी कि 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था वो 7 चरण में हुआ था। 7 चरण मतलब 7 स्टेजेस में हुआ था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। उसके पहले 2014 में जो इलेक्शन हुए थे इंडिया में, ठीक है ना, वो 9 चरण यानी कि 9 स्टेजेस में हुए थे। सो इन हाउ मेनी स्टेजेस दिस इलेक्शन, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है तो एक बार में पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है ना, बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। तो डिफरेंट स्टेजेस में पूरे इंडिया में इलेक्शन होते हैं। सो वो स्टेजेस कौन डिसाइड करता है, वो स्टेजेस डिसाइड करने का भी काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सो द थर्ड पॉइंट इज स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट। सो वंस द डेट्स ऑफ इलेक्शन हैज बीन डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो नेक्स्ट स्टेप इज जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले उनके कैंडिडेट्स को अपने आप को रजिस्टर करना रहता है इलेक्शन कमीशन। कैंडिडेट मतलब कौन कौन इलेक्शन लड़ने वाले, कौन इलेक्शन में खड़े होने वाले, उनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करना रहता है। दे हैव टू फिल सर्टेन एप्लीकेशंस और उनको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल वो कितना पैसे कमा रहे हैं, उनके इनकम क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, ऐसे कुछ अपने बारे में प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनको देना इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन इसको स्क्रूटिनी करते हैं, मतलब चेक करते, एंड वंस दे आर मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये एप्लीकेशन राइट है, कैंडिडेट राइट है, सो उनको एलिजिबल कर देते, मतलब हाँ वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट। कुछ सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना ही इलेक्शन में खड़े होते हैं, मतलब उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उनके पीछे सपोर्ट नहीं है पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है ना। तो उनको भी अपने आप को रजिस्टर करना रहता है टू द इलेक्शन कमीशन को। ओके, नेक्स्ट इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो इंडिया इज़ अ सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम। सो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, एक ही पार्टी नहीं है इंडिया में या दो ही पार्टी नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, मनसे है, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी है, ऐसे बहुत सारे पार्टी है इंडिया में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। और हर रोज आए दिन नए नए पार्टीज इंडिया में फॉर्म होते रहते हैं, रीजनल लेवल पे हुए, स्टेट लेवल पे हुए या नेशनल लेवल पे हुए। द न्यू पार्टी इज फॉर्मिंग एवरी नाउ एंड डेट। कोई पार्टी टूट जाती
जाती है, कोई नई पार्टी बन जाती है, किसी में कोलिशन हो जाता है, किसी में कोलिजन हो जाता है। ओके, सो ये जो भी पार्टी फॉर्मेट हो रही है, नए नए जो भी फॉर्म हो रही है, दे ऑल हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे ऑल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो इलेक्शन कमीशन हैज़ अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज, मतलब अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ने गलत काम किया है, कुछ प्रोविजंस के खिलाफ जाके काम कर रही है, तो उनको भी राइट है कि उसको डे रिकॉग्नाइज, मतलब वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी को नष्ट कर सकती है, ऐसा राइट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। इफ़ यू एक एग्जांपल देता हूँ, 1999 में ही कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई थी। तो ऐसे ही नए नए पार्टी इंडिया में बनते रहते, तो जब ये एनसीपी बनाई तो उनको इलेक्शन कमीशन से ये अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ा था। सो इलेक्शन कमीशन हैज़ अ राइट टू आइदर रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब रजिस्टर्ड करने का भी राइट उनको, और आइदर डी रिकॉग्नाइज मतलब अनरजिस्टर्ड भी वो कर सकती है। अगर कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ओके, सो और ये जो भी पार्टी के सिंबल्स रहते हैं ये भी इलेक्शन कमीशन ही उनको अलॉट करती है, ठीक है ना। जो भी पार्टी, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पाम है, एनसीपी का अलग साइ का घड़ी है, तो ये अलग अलग सिंबल जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास होते हैं वो उनको अलॉट भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी को भी इलेक्शन कमीशन या रिगार्डिंग इलेक्शन को लेकर, सो इलेक्शन कमीशन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प और टू प्रोवाइड इट्स सर्विस इन रिलेटेड टू एनी डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, कि जो भी इलेक्शन में मतलब कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के पास राइट होता है कि उसको डिस्क्वालीफाई या उसको वापस से इलेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को देखना रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि क्या वो कुछ गलत काम देख के तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा है, क्या उसके पास ब्लैक मनी है, या किसी को पैसे दे के इलेक्शन में या ब्राइब करके तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा है। सो इलेक्शन कमीशन हैज़ अ पावर टू ईदर डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट और ईदर टू कंडक्ट अ री इलेक्शन, वापस से पूरा इलेक्शन करवा सकती है, ठीक है ना। तो ये कुछ पावर्स थे, कुछ functions there regarding the election commission of India. So the next topic is about the process of election. How do the election process takes place in India? Okay, so the first is restructuring of the constituency. The meaning of the word constituencies is कहाँ से वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़के आ रहे हैं, कहाँ से वो उम्मीदवार है, ठीक है ना, कौन से एरिया से वो चुन के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी से, वो वाराणसी से अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ से जीत के आ रहे, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वाराणसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ से जीत के आ रहा है। सो इन टोटल अगर हम लोग पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा की बात करें, सो इन टोटल देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा। ओके, सो एवरी मेंबर रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो भी लोकसभा तक पहुँचा है 543 मेंबर्स जो भी हैं, उन लोग कहीं ना तो कहीं एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट, एक एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स देयर आर टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन लोकसभा। ओके, सो अगर हम लोग ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, सो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, सो दिस डेलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम, मतलब इनको किसी से भी प्रेशर फील नहीं होता है, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट से भी उन लोग नहीं डरते, मतलब उनसे प्रेशर नहीं झेलते हैं, ना ही किसी और से, ठीक है ना। दे वर्क बाय देयर ओन विल एंड ओन, अपने मर्जी से उन लोग काम करते हैं, उन लोग अपने मर्जी से कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते, इलेक्शन करवाते हैं, और किसी से प्रेशर मतलब डरते नहीं है, लेते नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन लोग का। ओके, so next is what is code of conduct. So एक simple term में code of conduct is a way to behave or and to follow certain rules and regulation. तो ये simple meaning है code of conduct का। so in election में देखते हैं इसका क्या meaning होता है। so to ensure free and fair election in India,
ठीक है ना, कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं. सो सम ऑफ देम आर, फर्स्ट है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए इलेक्शन कमीशन ने उनको अडॉप्ट करना सबका काम है. मतलब नॉट ओनली सिर्फ कॉमन सिटीजन का, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में, और गवर्नमेंट, इवन द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ बीन developed by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, सो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, जो भी पिछले कुछ डिकेड्स में ना बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते थे, मतलब गलत काम होते थे, लोगों को ब्राइब किया जाता था, घूस देते थे, दारू बांटी जाती थी, पैसे दिए जाते थे इलेक्शन को ऐसा पार्शियल या बायस करने के लिए. ठीक है ना. सो जब से इलेक्शन कमीशन ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चालू किए हैं, मतलब एक रूल्स बनाना चालू किया जिसको सबको फॉलो करना पड़े, उसकी वजह से काफ़ी सारे माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. ओके, सो इसकी वजह से दिस ऑल रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड, इसको सिर्फ कॉमन सिटीजन नहीं, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, वोटर्स, सबको फॉलो करना पड़ता है. एंड नॉट इवन अ गवर्नमेंट कैन वायलेट दिस रूल. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, द होल टाइम, मतलब जितने देर भी इलेक्शन चल रहा है, जितने टाइम में भी, वो सब टाइम में ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी होता है, ना ही सिर्फ कॉमन सिटीजन का. इवन द पॉलिटिकल पार्टी, इवन द कैंडिडेट्स हु इज कॉन्टेस्टिंग, इवन द गवर्नमेंट, ये सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. और इसी की वजह से कॉमन पीपल के माइंड में अभी भी वोट्स के लिए काफ़ी सारे कॉन्फिडेंट है कि मतलब हाँ चलो सही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो भी कर रही है सही कर रही है. So the next point is about the challenges that is faced during the conducting free and fair elections. So there, since if we consider the size of the country India, and being the largest democratic nation in the world, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ साइज इन द होल वर्ल्ड. इसके लिए इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड बोलते हैं. ठीक है ना. सो इफ वी कंसिडर द साइज ऑफ द कंट्री एंड द साइज ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग अ इलेक्शन इन दिस टाइप ऑफ अ कंट्री इज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क इन इटसेल्फ ओनली. ठीक है ना. और इलेक्शन कमीशन को तो और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज वॉट एवर कोड ऑफ कंडक्ट, वॉट एवर प्रोविजंस, वॉट एवर लॉ दे आर फॉर्मिंग और दे आर क्रिएटिंग, इट शुड बी अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ इंडिया. ठीक है ना. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी अपने कानून बना दे कि और लॉ को ही उन लोग वायलेट कर रहे, जो भी इंडिया का लॉ है. ठीक है ना. सो इनको बहुत सोच समझ के अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ते, बहुत सोच समझ के जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको कम करना या कंट्रोल करना रहता है. ओके, सो द फर्स्ट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ द मनी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी और द कैंडिडेट्स. ठीक है ना. बहुत सारे लोगों को, मैंने बोला ना, वोट्स खरीदने के लिए जो भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उन लोग पैसे खिलाते हैं लोगों को कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, और इन लोग मिसयूज ऑफ मनी करते हैं. सो इलेक्शन कमीशन को ये काम रहता है कि दे हैव टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी बाय द पॉलिटिकल पार्टी. सेकेंड इज, during the time of election, many political parties give ticket to such candidates for contesting a election who already have a criminal background. मतलब जिसके पीछे या जिसके ऊपर FIR या पुलिस कंप्लेंट पहले से ही रहती है, किसी के ऊपर क्रिमिनल आरोप है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुछ और काम किया है, उनको भी टिकट्स दे देते कि जाओ तुम कॉन्टेस्ट कर सकते हो. सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू स्टॉप सच एक्ट्स गिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड शुड गिव tickets or should allow those people to contest election who are free from such criminal background. ठीक है ना. ऐसे ही नहीं किसी को भी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ही हम लोग इलेक्शन करवाने दे देंगे. ऐसा आज भी होता है, बहुत सारे नेता ऐसे जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बट इलेक्शन कमीशन इज टेकिंग सच स्टेप टू स्टॉप सच एक्ट. ओके. थर्ड इज, अनदर मेजर चैलेंज इज, बहुत सारे वायलेंस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, बहुत सारे रायट्स, दंगे हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. तो इसको रोकना चाहिए. और इलेक्शन कमीशन कैसे रोक सकती है? व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, जब उन लोग साथ में आके अपने ही, मतलब जो भी उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे बोलेंगे कि अरे मत करो हमारे लिए आप लोग वायलेंस, तभी ये हो सकता है. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिक पार्टी है इंडिया में या स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे, उन लोग अपना दबदबा यानी अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं मालूम है? उन लोग अपने रिलेटिव्स को ही टिकट्स देते कि तुम ही कॉन्टेस्ट इलेक्शन करो. इफ़ यू फॉर एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात करते तो हमें एक ही नाम यानी गांधी नाम ही याद आता है. ओके. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी. ठीक है ना. सिर्फ गांधी नाम ही याद आता है और कुछ नाम याद ही नहीं आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कांग्रेस पार्टी इन इंडिया.
क्योंकि उनको अपना मोनोपोली, अपना दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस पूरे रीजन पे या पूरे कंट्री पे मेंटेन रखना है। ओके, सो ये कुछ चीज़ है जिनको देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, एंड वाई कंट्रोलिंग दिस थिंग ओनली it is possible to conduct free and fair election in India. So the next topic is about the electoral reforms. There are certain process in the election which has constantly reformed over the period of time. ठीक है ना, इलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते ही रहते हैं, और कुछ प्रोसेस इलेक्शन में ऐसे हैं जिनको चेंज किया गया है, चेंज कर रहे हैं और चेंज होने भी वाले हैं आगे जाके. So some of the reforms are suggested below. Some of them are: first is to increase the participation, or for more participation on women. It is said, और ऐसा एक provision है कि that the political party should give at least 50% candidature का मीनिंग होता है टिकट्स, जो भी हम लोग इलेक्शन में वोट करने के लिए टिकट्स देते हैं, जो कौन कैंडिडेट्स फाइट करेगा, ठीक है ना. तो 50% टिकट जो है इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी को मोस्टली वुमेन्स को देना चाहिए, ठीक है ना. और वो भी हेल्प करना चाहिए, ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड, मतलब वुमेन्स सिलेक्ट भी हो जाए, इलेक्ट भी हो जाए, उनको लोग जीत भी जाए, वो भी ध्यान देना चाहिए. लेकिन वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ पे नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है टिकट देना. तो एटलीस्ट 50% ऑफ द टिकट विच अ पॉलिटिकल पार्टी इज गिविंग शुड बी गिवन टू अ वुमन, ओके, और अ वुमेन्स. Second point is political parties should not give ticket for contesting an election to those candidates who already have a criminal background. ठीक है ना, जिसके पास भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त, परमिशन नहीं देना चाहिए, उनको टिकट नहीं देना चाहिए. और उनको कोर्ट्स के खिलाफ जाके डिसीजन देखना चाहिए कि कोर्ट्स का क्या डिसीजन है इनमें. अगर कोर्ट्स कहते हैं कि उनको जेल होना चाहिए या इलेक्शन कमीशन में फाइट नहीं करना चाहिए, तो उनको टिकट नहीं देना चाहिए. दे शुड नॉट बी गिवन कैंडिडेचर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस. अभी कैसे होता है, पहले के टाइम पे, अभी तो नहीं, पहले के टाइम पे जो भी खर्चे होते थे वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी करती थी, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसे हैं, सीधी सी बात है, उसी के ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएगा ओवर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना. जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो इलेक्शन को पूरा दबा सकते हैं, वो पूरा इलेक्शन को खरीद भी सकते हैं, इतने ज़्यादा पैसे होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को आइडिया दिया है, जो कि अभी यूज़ भी होता है, दैट गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो गवर्नमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी को एक बजट देती है कि तुमको इतने बजट में ही अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने कैंपेन्स रन करने हैं और इलेक्शन कंडक्ट करवाने का है. सो इसकी वजह से क्या होगा, द मिस यूज़ ऑफ मनी और मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी जो भी होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये पूरे स्टॉप हो जाएंगे. ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज पीपल्स एक्ट को, एक पीपल्स एक्ट करके एक कानून है इंडिया में, उसको अमेंड मतलब चेंज करना चाहिए, थोड़े रिफॉर्म लाने चाहिए, बिकॉज ऑफ विच जो भी कैंडिडेट्स के क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको मतलब इलेक्शन में खड़े होने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर ये पीपल्स एक्ट अमेंड हो गया या चेंज हो गया तो. Okay, so there is a box given below this, वो है journey from ballot boxes to EVM machine. So what is ballot boxes? If you remember or if you know, जो भी तुम्हारे स्कूल्स में इलेक्शन होते, ठीक है ना, हम लोग स्कूल्स में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्कूल लीडर, कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं, हम लोग जाते हैं वोट पेपर पे वोट देकर आते, ठीक है ना, उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के आ जाते. सो ये जो पेपर पे स्टैंप मार के बॉक्स के अंदर डाल के जो आ गए, उसको हम लोग कहते हैं बैलेट बॉक्सेस, ठीक है ना. और आगे है ईवीएम मशीन. ईवीएम मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है, ठीक है ना, बटन दबाने का और अपना वोट डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो जाता है, अभी वो पेपर डालने की ज़रूरत नहीं. तो ये है दो मशीन्स. सो फर्स्ट इलेक्शन विच वॉज कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ड्यूरिंग द ईयर 1951-52, और वो कंडक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ बैलेट बॉक्सेस, मतलब पेपर पे ही हुआ था सबसे पहले. लेकिन ये धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होते गए, रिफॉर्म्स आते गए. तो फ्रॉम द 1990s के डिकेड से, मतलब एग्जैक्टली गए तो पहली बार ईवीएम का यूज़ इंडिया में 1998 में हुआ था. ओके, और 2004 के बाद से सब इलेक्शन ईवीएम पे ही अभी होते हैं. सो 1998 से बाद से हम लोग ने ईवीएम मशीन इंडिया में यूज़ करने चालू किए. ओके, और ईवीएम में बहुत सारे बटन्स रहते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी का सिम्बॉल्स के, और लास्ट में एक बटन होता है नन ऑफ द अबाउ, नोटा करके. मतलब अगर इफ़ अ कॉमन सिटीजन, इफ़ अ वोटर डज नॉट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, तो वो नोटा यानी नन ऑफ द अबाउ का बटन दबा सकते हैं, मतलब किसी को वोट नहीं गया. और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, दिव्यांग लोगों को, मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों को इजीली वोट डाल सकते हैं अभी वो. इसकी वजह से पेपर की बचत हो रही है, सो इनडायरेक्टली ट्रीज की बचत हो रही है. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट इज़ ईजियर, नॉट ओनली ईजियर, इट इज़ फास्टर टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसेस. ओके,
तो देयर आर सर्टेन टर्म्स जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा, जो अगर हम लोग को इलेक्शन प्रोसेस समझने का है। तो फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन। तो जो हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसको कहते हैं जनरल इलेक्शंस। ओके। नेक्स्ट इज मिड टर्म इलेक्शन। सो वेन एवर अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, इट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन अगर ये 5 साल के बीच में ही कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से ये पार्टी के मेजोरिटी लॉस हो रही है, मतलब एवरी पार्टी इज फॉर्म बिकॉज ऑफ मेजोरिटी इन द हाउस, ठीक है ना, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा हो या लोकल गवर्नमेंट हो, अगर वो मेजोरिटी ही कम हो गई, मेजोरिटी ही गिर गई, बहुत सारे एमएलए एमपीज ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे पार्टीज ही, मतलब अगर दो पार्टी मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किए तो एक पार्टी बोलती है मैं अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि जिसकी वजह से मेजोरिटी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मेजोरिटी लॉस हुआ मतलब सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई, और उसके बाद हमको वापस से इलेक्शन करना रहता है। सो जो ये बीच में इलेक्शन होता है, मतलब 5 साल तो पूरे हुए नहीं उस गवर्नमेंट के, लेकिन इलेक्शन वापस से होने वाला है, तो इसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। ओके। एंड नेक्स्ट इज बाय इलेक्शन। व्हाट इज बाय इलेक्शन? जब गवर्नमेंट तो चल रही है उनकी, लेकिन एक सीट खाली हो गई। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करें तो गवर्नमेंट चल रही है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें इस सिटी की, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, अगर उसने अपना सीट छोड़ दिया कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ अपने पोस्ट से, ठीक है ना, या कुछ और रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल डेथ हो गई या इल है, वो बीमार चल रहे हैं और उसने रिज़ाइन दे दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना, तो इस सीट पे सिर्फ वापस से इलेक्शन होगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ इलेक्शन होगा, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं होगा। ओके। सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होगा। सो जब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होगा उसे कहते हैं बाय इलेक्शन। ओके। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द what is the structure of election commission, okay, what is the process of election commission, what are the functions of election commission, what is the process of election, how is election conducted in India, what are the different terms, ठीक है ना। So with this this chapter is concluded. I hope I am able to cover all the topics. I thank you very much.